हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें देखने को मिला है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे 10 जवान थे वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर माओइस्ट के द्वारा इनको मतलब एक्सप्लोजिव्स वहाँ पे यूज़ किए गए थे। तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमारे लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से तो ये पता होना चाहिए कि ये लोकेशन आखिर है कहाँ पे। तो दंतेवाड़ा आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आप नोटिस कीजिए कि हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर ना, जो मेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर इस चीज़ को आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की। तो हमारे जो भी स्टेप्स हैं वो सारे आपको अच्छे से मेंस पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यूपीएससी की जर्नी के अंदर मेंटरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड इसी बात को समझते हुए हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली न्यू दिल्ली के अंदर हमारा जो ऑफिस है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में, आप वहाँ पर डेफिनेटली कभी भी वॉक इन कर सकते हो एंड वहाँ पर आपको हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स हैं वो बिल्कुल आपको जो मेंटरशिप है वो प्रोवाइड करेंगे एंड जो भी आपको दिक्कत आ रही हो इस एग्जाम को क्लियर करने के अंतर्गत, वो सारी चीज़ों के अंदर आपको है ये हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, राइट? अब चलिए, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था पांतानाल वेटलैंड्स के बारे में। तो देखिए, वेटलैंड्स तो आप सभी जानती हैं, हमने तो मल्टीपल टाइम्स वेटलैंड्स के बारे में डिस्कशन कर रखे हैं। तो जब बात करते हैं हम पांतानाल वेटलैंड्स की, दरअसल में दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड की जब हम बात करते हैं ना, तब नाम आता है किनका? पांतानाल का। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ये है साउथ अमेरिका। ठीक है? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हमें ये देखने को मिल जाते हैं। और न्यूज़ में क्यों आते हैं? न्यूज़ में इसलिए आते हैं क्योंकि काफ़ी ना ये कोलैप्स का रिस्क है इनके ऊपर। ठीक है? हमने कुछ इस तरह के डिसीजंस दिए हैं, हमने एनवायरनमेंट को इस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है कि काफ़ी एक ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन था, वो कोलैप्स करने के रिस्क पे हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे सर कौन से कंट्रीज कौन सी है जहां पर देखने को मिलता है, देखो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ब्राजील, बोलीविया और पैराग्वे, ये 3 कंट्रीज का आपको नाम ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको पांतानार वेटलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेजरली ना लोकेशन ही हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है? बाकी तो आप कहीं ना कहीं बाकी तो आप चीज़ें समझते ही हो कि क्या इश्यूज यहाँ पे फेस हो रहे होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग तो वेटलैंड्स के रिगार्डिंग तो हम चीज़ें बार बार डिस्कस करते ही रहते हैं। ठीक है? तो ये इसकी लोकेशन होगी। कल के लिए देखो, कल के लिए आपको मुझे बताना है बोर्नियो के बारे में। दरअसल में एक एक स्पेसिफिक ना कंट्री है, उस कंट्री की पहले कैपिटल ए हुआ करती थी, अब उसकी कैपिटल चेंज हो गई है। ठीक है? वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कैपिटल को बोर्नियो। तो आपको बताना है ये कंट्री का नाम क्या है। ठीक है? और जो ए जहाँ से जो पहले उसकी कैपिटल थी, वो क्या नाम था, अब क्यों वो बोर्नियो शिफ्ट कर रहे हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट? अब चलते हैं आगे ऑपरेशन कावेरी की तरफ। देखो, काफ़ी ये भी न्यूज़ में आ रहा है। मैंने आपके साथ सूडान के रिगार्डिंग काफ़ी बार डिस्कशन करी है पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर, जहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो सूडान की जो आर्मी है, ठीक है, और साथ सामने दूसरी तरफ कौन है, उनकी जो पैरामिलिट्री है, उनका क्या नाम था? आरएसएफ, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये दोनों आपस में ही लड़ पड़ी हैं। ठीक है ना? पहले यहाँ पे हमें देखो एक तरह का ऑटोक्रेटिक देखने को मिलता था। ठीक है? जो उमर अल बशीर था, उसके कहीं ना कहीं डाउनफॉल के बाद हमें देखने को मिला है कि ये हमें पार्टीज देखने को मिली। ठीक है? पर इनके बीच में भी अब एक तरह का डिसएग्रीमेंट हो गया है एंड इस वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ देखने को मिली है इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे वजह से। ठीक है? अब हमने क्या देखा पिछले लेक्चर्स के अंदर, हमने जाना ना कि इंडियंस भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है? हमने हकी पिकी ट्राइब के बारे में भी पढ़ा था। तो नियरली 4000 लोग ना इंडियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया, आप जानते हो कि हमारी जो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी है इस रिगार्ड्स के अंदर, वो डेफिनेटली हम काफी प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनाते हैं। अब ये जो इंडियंस यहाँ पर हैं, इनको रेस्क्यू भी तो करना है। ठीक है ना? तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है, दैट इज ऑपरेशन कावेरी। इंडिया, आप जानते हो, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम करते हैं। ठीक है? जैसे टर्की के साथ हमने ऑपरेशन दोस्त, वहां पे उनको हेल्प करी थी। ठीक है ना? तो इस तरह हमारे ऑपरेशंस काफी वर्क होते रहते हैं। तो यहाँ पर सूडान के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कावेरी। नियरली 4000 लोग हैं, उनको हमें सेव करना है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, नेवी शिप आईएनएस सुमेधा और 2 C-130 एयरक्राफ्ट हमने यूज किए हैं ताकि इन इंडियंस को हम वापस ला पाए।
अब पीछे का कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो तो हम जानते ही हैं, दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमेंट था एंड कैसे कॉज हुआ वो भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमने समझ रखी हैं। आरएसएफ और कंट्री की आर्मी के बीच में जो डेडली फाइटिंग है, तो आपको टेक्निकली क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन कावेरी का नाम आप ध्यान रखोगे। इसी तरह से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मुझे याद है आपसे 2-3 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था, बट मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अभी न्यूज़ क्या है ना, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है विद द गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट। अब पहले समझो, देखो आप ना जानते हो जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, ठीक है, काफ़ी पिछले 3 साल में ना बहुत ज़्यादा इंडिया चाइना बॉर्डर तो न्यूज़ में रहा है। रीज़न क्या है, देखो चाइना हर बार थोड़ा थोड़ा करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चाहे अरुणाचल बॉर्डर की बात कर लीजिए आप, या फिर इस तरह से जो लद्दाख वाला एरिया हो गया वहां पर भी कोशिश कंटिन्यूसली चाइना की जारी रहती है। अब ऐसे में आप खुद नोटिस करो कि अगर इंडिया के जो विलेजेस हैं, ठीक है, जो बॉर्डर वाले विलेजेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? देखो एक तो मान लो यहाँ पर हमने अच्छी रोड्स बना दी बॉर्डर विलेजेस के अंदर, तो कल को अगर हमें ट्रूप्स का अपना डिप्लॉयमेंट करना होगा तो वो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। लोग यहाँ पर अगर रहेंगे तो हमारी वो कहीं ना कहीं फोर्सेस का एज एन आईज एंड ईयर्स की तरह काम कर पाएंगे। कोई भी उनको लगेगा कि नहीं यार यहाँ से चाइना आ रहा है, तो वो जाके डायरेक्टली हमारी फोर्सेस को बता पाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का पॉइंट ये है कि इन विलेजेस का हमें अच्छा डेवलपमेंट करना बड़ा ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था 2022 के बजट के अंदर, ताकि हम एक तरह से जो विलेजेस हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ, उनका डेवलपमेंट कर पाएं, इन लोगों की जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें, साथ में इनफैक्ट ना थोड़ा टूरिज्म वगैरह भी यहाँ पे प्रमोट करें ताकि हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव हो, एक तरह से माइग्रेशन को भी यहाँ पे रोका जा पाए ताकि ना यहाँ से लोग बाहर ना जाए, ठीक है। वरना बॉर्डर में देखो इतना इश्यूज फेस होते हैं वहाँ लोगों के, तो वो लोग दूसरी सिटीज में चले जाते हैं, तो वो बॉर्डर वाला अगर विलेज खाली हो जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ऑल वेदर रोड्स हो गया, पाइप्ड वाटर पोर्टेबल हो गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अच्छा मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड ऑप्शंस, ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो टोटल हम क्या एक्सपेक्ट करें 2025-26 तक 662 विलेजेस को हम डेवलप करेंगे। 455 इनमें से कहाँ पर होंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो टोटल हमने नियरली 2967 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है अक्रॉस द स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, जो भी इसके अंतर्गत डेवलप होंगे। अब न्यूज़ क्या थी सर? न्यूज़ ये थी कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको इंटीग्रेट किया गया है या मर्ज किया गया है गति शक्ति के अंदर। देखो गति शक्ति तो हमने बहुत बार डिस्कस किया इकोनॉमी के अंदर भी, ठीक है ना। गति शक्ति क्या है, एक तरह का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा है इसको। देखो दरअसल में होता क्या है ना, जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो मान लो एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अगर ये अपना मिनिस्ट्री अपने अकेले में काम करती रहेगी और बाकी मिनिस्ट्रीज को साथ में नहीं लेके चलेगी, तो होता क्या है ना, हमारी रिसोर्सेज अच्छे से एफिशिएंटली वो यूज नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ये रोड मिनिस्ट्री है, रोड मिनिस्ट्री ने सड़क बना दी, ठीक है सर, बना दी। अब कल को क्या होता है, कल को कोई बोलता है कि नहीं, टेलीकॉम मिनिस्ट्री बोलते हैं नहीं यार हमें तो यहाँ पे तारे बिछानी थी टेलीकॉम की, ठीक है ना। तो फिर से इस रोड को क्या किया जाएगा, इसको फिर से खोदा जाएगा, ठीक है। फिर कल को हो सकता है कोई और आके बोले कि नहीं यार यहाँ पे तो हमने ये चीज़ नहीं डाली, यहाँ पर तो हमें कुछ और डालना था, ठीक है। तो रोडवेज का जो है उनका रेलवेज के साथ कोई ना कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इससे होता क्या है ना, जो हमारे रिसोर्सेज है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाते। अगर हमने स्टार्टिंग में ही प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग कर ली, अगर आपस में जो हम साइलोज में काम करते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, इसको हटाकर हमने एक तरह से इंटीग्रेटेड मैनर में प्लानिंग करी, कोऑर्डिनेटेड मैनर में उनका इंप्लीमेंटेशन किया, तो सभी मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे हम साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज, जो गति शक्ति के अंतर्गत आएंगी, ताकि एक तरह से हर पर्टिकुलर प्रोग्राम का हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं और जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हमें देखने को मिलता है उन सभी चीज़ों को हटा पाएं। ये काम है गति शक्ति का, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसको मर्ज किया गया है विद गति शक्ति। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज MICA। समझना इसको, इसका फुल फॉर्म है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। देखो क्रिप्टो के बारे में तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना, इतने सालों से हम पढ़ते जा रहे हैं, तो वो तो इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हुआ क्या है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने अप्रूव किया है क्या, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन। कहने का मीनिंग क्या है, देखो क्रिप्टो के बारे में ना हमें अक्सर बड़ा डर लगता है सुनते टाइम, जैसे आप सुनते हो ना बिटकॉइन के बारे में सुनते हो, ठीक है, इस तरह की अलग अलग जो हमें क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाती हैं, चाहे एथीरियम की बात कर लो, ये सारी चीजें। अब इनके ऊपर देखो इश्यूज क्या रहते हैं, एक तो जैसे लोग होते हैं वो पैसा लगा देते हैं, इनका पैसा डूब जाता है। दूसरी चीज ये भी तो होती है कि एक तरह से इनको यूज किया जाता है कुछ गलत कामों के अंदर, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग के अंदर यूज किया जाता है।
तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को क्या रेगुलेशन नहीं करना चाहिए? द आंसर इज यस, रेगुलेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यही काम अभी यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के थ्रू। ये यही चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जो अनरेगुलेटेड मार्केट है ना क्रिप्टो करेंसी की, इसको गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत लेके आए। तो कुछ कंप्लायंस वगैरह इनके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, जो भी इशू करते हैं क्रिप्टो एसेट्स, जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन जो कस्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर ये सारे रेगुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने क्या रेगुलेशंस है, क्योंकि ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने लगाए हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती तो बहुत डिटेल में हम पढ़ते, पर यहाँ पर आपको बस थोड़ा एक बेसिक आइडिया ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गया। साथ में यहाँ पे ना क्रिप्टो कंपनीज को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्रिप्टो एसेट्स कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। जो भी वहाँ की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी होगी, वहां पर ये चीज एप्लीकेबल हमें होती हुई देखने को मिल जाएंगी। ध्यान में रखना इसके अंदर ना जो सीबीडीसीज होती हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जैसे मान लो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, अगर वो एक डिजिटल करेंसी को मान लो लॉन्च करता है, उन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगी। एनएफटीज जो होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। और जो इस तरह से क्रिप्टो एसेट्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी रेगुलेशन के अंतर्गत है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जैसे आपका बिटकॉइन, एथीरियम, जो भी इस तरह के क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, इवन स्टेबल कॉइन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी और करेंसी के साथ उनकी वैल्यू पैक्ड होती है। मतलब जैसे जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू चेंज होती है, उसी तरह से इनकी भी वैल्यू चेंज होती है स्टेबल कॉइन्स वगैरह की। तो इन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट सीबीडीसीज, एनएफटीज और जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंतर्गत है, उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका देखो फायदा यही है, यूरोपियन यूनियन को एक तरह का कॉम्पिटिटिव एज देगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क यहाँ पे बन जाएगा। बाकी देखो क्रिप्टो के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है, इंडिया की भी पॉलिसीज काफी ऊपर नीचे यहाँ पे देखने को मिली है। पहले हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के ऊपर बैन लगा दिया था बैंकिंग सिस्टम का। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया। फिर उसके बाद एक मेजर पुश हमें देखने को मिला है क्रिप्टोस के अंदर, ठीक है। बीच में इनका डाउनफॉल भी आया था बिटकॉइन का, जब अचानक से वैल्यू इसकी काफी क्रैश कर गई थी। तो इस तरह के कंसर्न्स डेफिनेटली रहते ही रहते हैं कि जैसे मान लो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, वो पैसे को लगा दिया, फिर वो क्रैश हो गया, ठीक है ना। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि जो डार्क वेब है उसमें भी अंदर भी यूज किया जाता है इसका, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया, इस पर्टिकुलर चीजों के अंतर्गत हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। अब एक देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2020 में हमसे पूछा गया था। एक बार ट्राई करना है इसको और नीचे मुझे कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर है, फिर कल अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मलेरिया टू बी नोटिफाइबल डिजीज। देखो पहले तो मलेरिया तो आप जानते ही होंगे। अब देखो 2 दिन पहले ही क्या थी, 25 अप्रैल तारीख थी। दरअसल में 25 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आ गई। अब क्या हुआ है, रिसेंटली मलेरिया को नोटिफाइबल डिजीज बना दिया गया है। नोटिफाइबल का मीनिंग क्या है, मान लो एक कोई पेशेंट है, ये गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने देखा क्या, डॉक्टर ने देखा कि भैया इसको तो मलेरिया है। तो यहां पर ना इस डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या बनती है कि इसको ना ये पर्टिकुलर चीज ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे। आई बात समझ में। तो जब भी कोई डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज बना दिया जाता है, तो वहां पर उस केस को गवर्नमेंट अथॉरिटीज को नोटिफाई करना, उनको बताना, उनको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है कि इस पर्टिकुलर चीज को गवर्नमेंट को बताए। सर गवर्नमेंट को बताने पे क्या होगा, देखो गवर्नमेंट ना फिर एफर्ट्स ले पाएगी इन चीजों के ऊपर, वो देख पाएगी कि अच्छा कितने लोगों को मलेरिया है, कितने लोगों को नहीं है, ये सारा डेटा आ पाएगा, अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जा पाएंगे। तो इस तरह से जब भी किसी डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज बना दिया जाता है, तो वहां पर इंश्योर क्या किया जाता है, वहां पर इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को उनके बारे में अच्छे से पता लग जाए, वो हर केस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। थोड़ा मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने बता दिया आपको 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे होता है, और इसको कॉज किया जाता है पैरासाइट्स के द्वारा, जैसे कि जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटोज होती हैं। यहाँ पर हमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की 4 स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेराई एंड प्लाज्मोडियम ओविले, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर चारों है नाम है। देखो हो सकता है मैंने इनका नाम थोड़े प्रोनाउंस गलत किए हों, ठीक है, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट इनके प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। बट एनीवेज इनका देखो स्प्रेड होता है, आप जानते हो जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है उसके बाइट से स्प्रेड होता है। सिम्टम्स आप सभी जानते ही होंगे कि जो फीवर, चिल्स, इस तरह की चीजें, ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको आप डायग्नोस कर सकते हो। एंड कुछ एंटी मलेरिया ड्रग्स आती हैं जो आपको ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। बाकी इसको अगर प्रिवेंट करना हो तो वो वही है कि मच्छर के काटने का आप रोको, बेड नेट्स यूज करो, ठीक है ना, स्प्रेइंग करो, इस तरह से प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप इसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हो। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, RTS-SA01, इस तरह से आप इसको भी वैक्सीन को भी यूज कर सकते हो। नोटिफाइबल डिजीज मैंने आपको वैसे समझा ही दिया, ठीक है ना, कि रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो जो भी आपके डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं,
अकॉर्डिंगली उसके कंट्रोल को रोकने के लिए, उसके स्प्रेड के कंट्रोल को रोकने के लिए ये चीज़ें करी जा सकती हैं। तो बहुत सारी सेंटर के द्वारा कहीं ना कहीं डिजीजेज हैं, जैसे कॉलरा, डिप्थीरिया हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, प्लेग हो गया आपका, टीबी, ठीक है, टीबी को बहुत ध्यान में रखना, टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स हो गया आपका, हेपेटाइटिस, मीजल्स, येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, ये सारी अब नोटिफाइबल डिजीज के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन और किसी चीज को नोटिफाई करना क्या होता है, दैट इज लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं अगर नोटिफाइड डिजीज को आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, आपके अगेंस्ट फिर पनिशमेंट भी आपको दी जाती है। राइट, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आप सभी CSR के बारे में जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज होती हैं, तो कंपनीज की ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ पैसा कमाना ही किसी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कहीं ना कहीं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कुछ कंपनीज जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं, उनको कुछ पैसा CSR में डालना होता है। ये कुछ पैसा क्या होता है, कौन सी कंपनीज होती हैं, अभी मैं बताऊंगा उस क्राइटेरिया को, डोंट वरी। ठीक है, बट आप आइडिया समझो कि CSR के अंदर करना क्या होता है। जैसे कई बार आप नोटिस करते हो ना कि किसी ने मेडिकल पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर कुछ खर्च कर दिया, किसी जगह ने किसी जगह पे पेड़ लगा दिए, ठीक है ना, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कुछ हेल्प कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें CSR के अंतर्गत आ जाती हैं, लोगों की लाइफ के अंदर एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, कंपनीज ने देखो, जहां पर बहुत सारी कंपनीज ने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स के बियॉन्ड भी जाके इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया है, तो इस वजह से CSR न्यूज़ में है। बाकी आप जानते हो, ठीक है ना, सोसाइटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनको डिग्रेड करने नहीं बल्कि उनको इन्हेंस करना भी कंपनीज की ही जिम्मेदारी है। तो जो क्राइटेरिया है ना, उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। यहाँ पर क्या है कि अगर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, वहां पर अगर जो कंपनी है उसका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, दूसरी चीज या और है बीच में ना, और या फिर उसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ऐसी जो कंपनी जो एग्जिस्ट करती है ना, उनको कहीं ना कहीं CSR के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सर कितना कंट्रीब्यूट करना है, देखो पिछले 3 साल के अंदर जो भी उनका एवरेज नेट प्रॉफिट हुआ उसका 2% उनको यहाँ पे खर्च करना पड़ता है। आई बात समझ में, तो नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उनको स्पेंड करना होता है CSR एक्टिविटीज के अंदर। तो ये हो गया CSR के रिगार्डिंग। आई होप ये प्रोविजन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो, कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। देखो अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, आर्टिकल 108। यहाँ क्या बात करता है कि अगर मान लो कोई डेडलॉक हो गया किसी बिल के ऊपर, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, ये प्रिसाइड करी जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ध्यान रखना, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कभी भी इसको प्रिसाइड नहीं करते। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इसको प्रिसाइड करते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डेडलॉक के अंतर्गत सब बेसिकली जो ज्वाइंट सिटिंग है, तब क्या होता है, तो जो भी मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं वो ही अगर बिल को अप्रूव कर देते हैं तो बिल को पास मान लिया जाता है। कहने का मीनिंग क्या, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे ज्वाइंट सिटिंग है दोनों हाउसेस की, तो अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो उसको पास कर देती है, तो हम मानते हैं कि बिल को पास कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग की, तो हमारे जो मनी बिल्स होते हैं वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होती। सर ऐसा क्यों है, देखो मनी बिल के ऊपर किसकी पावर्स हैं, ऑब्वियसली लोकसभा की पावर्स हैं, तो वहां पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान हो ही नहीं सकता। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं, सर यहाँ पर भी ना ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो सेपरेटली दोनों हाउसेस को पास करना होता है, वहां पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने थोड़ा धक्के से एक पुश लगा के कई बार बिल को पास करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में इस तरह का कोई धक्का वगैरह नहीं चलता, दोनों को, लोकसभा को अलग से, राज्यसभा को अलग से पास करना होता है। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। राइट, अब आज हमने जो डिस्कशन करी उसके बेसिस पे मैं आपको ये 5 ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ, ये तो आप मुझे बताओगे। इसके साथ में मैंने जो एक आप सभी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 2020 वाला क्वेश्चन दिया है एक वो, एंड साथ में ही जो बोर्नियो करके जो जगह है वो किसकी कैपिटल है और कहाँ से शिफ्ट हो रही है, वो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO
क्या ये यूएन की स्पेशल एजेंसी नहीं है? नहीं, ये है यूएन की स्पेशल एजेंसी, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। पुष्कर आलू फेस्टिवल हमने देखा था, ठीक है, जो 12 सेक्रेड रिवर्स के बारे में हमने देखा था, कैसे 12-12 साल के बाद एक रिवर की बारी आती है, हर साल किसी डिफरेंट रिवर के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल हमें यहाँ पे ट्रू देखने को मिल जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, हमने नोटिस किया था कैसे इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। जफर महल की बात करें तो इसको हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की मेमोरी के अंदर बनाया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। पांचवा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, क्या यूनेप इसको रिलीज करता है? सर ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? हमने देखा था ना, यूनाइटेड नेशन का जो WMO है, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको रिलीज करता है, इसलिए स्टेटमेंट 5 विल बी इनकरेक्ट। गेटिंग द पॉइंट। अब सिमिलरली ये क्वेश्चंस का भी आंसर मुझे इसी तरह से आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।